डियर स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता संग्राम के इस इतिहास में इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज के क्लास में स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम बेला में हुए कुछ घटनाओं को देख रहे थे। उसमें आज का जो हमारा विषय है वेवेल योजना। वेवेल योजना क्या था, क्यों आया था, आने के क्या कारण थे और इस योजना में क्या प्रावधान था और उस प्रावधान के तहत भारतीय नेताओं ने या दलों ने उस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, इन सभी चीज़ों का अध्ययन आज के क्लास में करेंगे। तो देखते हैं कि आखिर वेवेल योजना आने के पीछे कारण क्या था। तो सबसे पहले कॉज देखते हैं कि क्या कारण था। तो कारण पर यदि हम लोग नज़र डालें तो पाते हैं कि सबसे पहला कारण था ब्रिटेन में होने वाला चुनाव। ठीक है, होने वाला चुनाव। दूसरा कारण जो था वो जापान की आक्रामक गतिविधियां। तीसरा कारण था भारत में व्याप्त अंतर्द्वंद। ठीक है, तो और भी इससे संबंधित कुछ अनुषंगी कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही तीन कारण था वेवेल योजना को भारत में भेजने का। पूर्व के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अंग्रेजों ने या ब्रिटिश शासन ने भारतीयों का द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन प्राप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन योजना को भेजा था और क्रिप्स मिशन योजना को भारतीय नेताओं ने या भारत के राजनीतिक दलों ने नकार दिया था अपने अलग अलग कारणों के आधार पर। और प्रतिक्रिया स्वरूप कांग्रेस के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ, जिस आंदोलन को हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। और यह आंदोलन जब चला तो चोटी के जितने नेता थे उनमें सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और ऐसी परिस्थिति में क्या कारण थे कि फिर 1945 ईस्वी में दूसरी योजना अंग्रेजों को भारत में भेजनी पड़ी या लागू करना पड़ा। तो उन कारणों पर अगर हम नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि ब्रिटेन में होने वाला चुनाव इस परिवेश में एक उत्तरदायी कारक था वेवेल योजना को लागू करने के लिए। और वो किस रूप से कि अभी यानी 1945 से पूर्व के समय में जो वहाँ सरकार थी वो कंजर्वेटिव पार्टी की थी, अनुदारवादी दल की सरकार थी और उसके नेता जो थे वो विंस्टन चर्चिल थे। और विंस्टन चर्चिल का जो विचारधारा था भारत के परिवेश में कि हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत को स्वतंत्रता देने के लिए नहीं बने हैं, इसका अर्थ ये था कि वो भारत के स्वतंत्रता के विरोधी थे। अब ब्रिटेन की परिस्थितियां ये थी कि 1945 में जब चुनाव होने वाला था उसमें कंजर्वेटिव पार्टी अनुदारवादी दल को ये एहसास हो गया था कि हम चुनाव में हार जाएंगे और लेबर पार्टी चुनाव में जीत जाएगी, यानी उदारवादी दल लिबरल दल चुनाव में जीत जाएगी, जिसके नेता क्लीमेंट इटली ये घोषित कर रहे थे कि यदि हमको जनता ने समर्थन दिया, ये मेरी सरकार बनेगी तो हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। और चर्चिल इस विचारधारा के नहीं थे, इसलिए वो चाहते थे कि भारत की समस्या का समाधान मेरे ही समय में हो जाए और वो इस रूप से हो कि भारतीयों को कुछ अधिकार भी मिल जाए और ब्रिटेन की सत्ता भी वहां बनी रहे।
इस प्रकार से जो ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे उसके परिवेश में एक आयोग का भेजा जाना बहुत ही ज़रूरी था ब्रिटेन के लिए, ताकि वो अपनी अनुशंसाओं के आधार पर भारतीयों को कुछ अधिकार दे दे और ब्रिटेन की सत्ता को और मजबूत कर दे। तो ये पहला कॉज हुआ आपका ब्रिटेन में होने वाला चुनाव का वेवेल योजना के एक कारण के रूप में। दूसरा है जापान की आक्रामक गतिविधियां। अभी तक जर्मनी को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया गया था, हिटलर का पतन हो चुका था, लेकिन धुरी राष्ट्र का जो जापान था वो एशियाई या खास तौर से दक्षिणी पूर्व एशियाई के जो देश थे उसमें अपनी आक्रामक नीति बनाए हुए था और भारत पर उसके संभावित हमले की आशंकाएं थी। ऐसी परिस्थिति में जापानी आक्रमण का सामना करने के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना बहुत ही अनिवार्य था। तो जिस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन को भेजा गया था, ठीक उसी प्रकार से अभी द्वितीय विश्व युद्ध एक प्रकार से चल रहा था। तो जापानियों के विरुद्ध भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए एक योजना का भारत में भेजा जाना अनिवार्य था। तो इस तरीके से जापान का आक्रामक गतिविधि भी वेवेल योजना की पृष्ठभूमि को तैयार करता है। अब तीसरा कॉज यह हुआ कि भारत में जो व्याप्त अंतर्द्वंद था वो धीरे धीरे काफी विकराल होता चला जा रहा था और भारत में जो राजनीतिक अंतर्द्वंद था वो किस प्रकार का था कि अब स्वतंत्रता संग्राम के चलने के साथ साथ एक दूसरे प्रकार का भी संघर्ष चल रहा था। एक संघर्ष तो भारतीयों का अंग्रेजों के साथ चल रहा था और दूसरा संघर्ष भारतीयों के मध्य ही चल रहा था। और वो किस रूप में? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रूप में। कांग्रेस का उद्देश्य था कि हम भारत को विभाजित नहीं होने देंगे और मुस्लिम लीग का उद्देश्य था कि हम भारत को विभाजित करके एक अलग देश पाकिस्तान बनाएंगे। तो इसके कारण से स्थानीय आधार पर एक गृह युद्ध होने की संभावना थी और ब्रिटेन के लिए काफी अनिवार्य था कि वो ऐसा ना होने दे, क्योंकि ऐसा यदि हो जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ब्रिटेन की काफी बदनामी होगी। तो इसलिए इस अंतर्द्वंद को समाप्त करने के लिए भी ये जरूरी था कि कोई योजना भेजा जाए ताकि इस अंतर्द्वंद को समाप्त किया जाए। ठीक है, अब देखिए आगे जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो ये कि अक्टूबर 1943 ईस्वी में, कब? अक्टूबर 1943 में लिथुगो के जगह पर वेवेल वायसराय बनकर के भारत आए। वायसराय बनकर भारत आए। ठीक है, वेवेल ने भारतीय समस्याओं के समाधान हेतु चौदह जून 1945 ईस्वी को निम्न अपनी योजना में निम्न प्रस्ताव रखे।
ठीक है। और वो प्रस्ताव क्या था साहब? कि कार्यकारिणी में वायसराय और कमांडर इन चीफ के पद को छोड़कर सभी पद भारतीयों को दे दी जाएगी। ठीक है, ये पहला प्रोविजन था। दूसरा, कि प्रतिरक्षा का दायित्व भारतीयों को। तीसरा है कार्यकारिणी में मुसलमान और स्वर्ण हिंदुओं का बराबर प्रतिनिधित्व। उसके बाद युद्धोपरांत भारतीयों द्वारा संविधान का निर्माण। और उसके बाद वाणिज्यिक उच्चायुक्त की नियुक्ति। वाणिज्यिक उच्चायुक्त की नियुक्ति। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जो वेवेल योजना के लिए जो उत्तरदायी कॉज थे, उत्तरदायी कारक थे, तो उस परिवेश में फिर आगे चल के क्या हुआ। तो आगे चल करके ये हुआ कि अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर वेवेल भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल बनकर के आए। स्वाभाविक सी बात है कि वेवेल जब भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल बन करके आए तो इनको उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिसका वर्णन हम अभी अभी कर चुके हैं। अब इन विपरीत परिस्थितियों में जैसे ही 43 से लेकर 45 के बीच में उन्होंने ब्रिटेन का दौरा किया
और ब्रिटेन के दौरा करने के क्रम में ब्रिटेन के नेताओं से मिले। तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। तो जो वहां का फॉरेन मिनिस्टर था ब्रिटेन का, या भारत सचिव था, इन दोनों से वार्तालाप करने के बाद वेवेल संतुष्ट नहीं हुए। ऐसी परिस्थिति में चर्चिल से जब उन्होंने भेंट की तो चर्चिल ने उन्हें एक मंत्र दिया कि आपको भारतीय समस्याओं का समाधान इस रूप में करना है कि यदि मेरी सरकार बाद में नहीं भी रहे तो ब्रिटेन की सत्ता जो है वो वहां बनी रहे, यानी भारत आजाद नहीं हो। और दूसरा लक्ष्य ये कि भारत में जो अंतर्द्वंद उभरा हुआ है उस अंतर्द्वंद का अस्थायी समाधान हो जाना चाहिए। यानी देश को हम आजाद भी नहीं करें और देश में जो पनप रहा आंदोलन है आजादी के लिए वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आजाद करना भी नहीं चाहता था और आजादी के लिए आंदोलन को भी वो समाप्त करना चाह रहा था कि ऐसी व्यवस्था कर दे। तो इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वेवेल ने वहीं से ब्रिटेन से ही अपनी योजना का रेडियो में पहले प्रसारण किया और उसके बाद 14 जून 1945 ईस्वी को आधिकारिक रूप से उसने घोषणा की कि हम भारत के परिवेश में निम्न योजना लेकर करके आए। अब आप गौर से देखिएगा इन योजनाओं में प्रावधानों को देखते हुए तो आपको पता चलेगा कि अभी अभी जो चर्चिल के 2 उद्देश्य के बारे में हमने चर्चा की उसकी पूर्ति कैसे होती है। इस प्रावधानों को पढ़ाने से पहले यह जरूरी है कि और कुछ परिस्थितियों को बता दिया जाए, और परिस्थितियां हमें ये बतानी है आपको कि गांधी जी स्वास्थ्य के आधार पर इस समय तक जेल से छोड़ दिए गए। बाकी कांग्रेस कार्यकारिणी के जितने भी लीडर थे, बड़े नेता, चोटी के नेता, जिनको 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार किया गया था, वो सब अभी भी जेल में ही थे। इसलिए वेवेल प्रोविजंस का या वेवेल प्रस्ताव का या वेवेल योजना का क्रियान्वित करने के लिए सबसे पहली योजना जो लागू की गई वो ये कि जितने भी नेता बंद थे उन सभी को जेल से रिहा कर दिया गया। यानी एक प्रकार से सौहार्द का वातावरण बनाया गया ताकि ये नेता वेवेल के प्रस्ताव पर विचार करें और उसको एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, ताकि देश गुलाम बना रहे और साथ ही साथ देश में जो स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को हमेशा के लिए दबा दिया जाए। ठीक है, अब हम गौर करते हैं कि इसके प्रोविजन पर, इसके प्रावधान पर क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि कार्यकारिणी क्या थी? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, वायसराय की कार्यकारिणी। तो वायसराय की कार्यकारिणी ही आज की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी। यानी वर्तमान समय का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अगर आप जो रूप देखते हैं तो वो ब्रिटिश काल में उसका रूप क्या था? तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी वही आज की जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, और जो उसके सदस्य होते थे वो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे, यानी मंत्री होते थे। तो इस परिवेश में ये कहा गया कि कार्यकारिणी में सिर्फ 2 ऐसा पोस्ट है, यानी वायसराय जो कार्यकारिणी का हेड है, और दूसरा कमांडर इन चीफ यानी प्रधान सेनापति। इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी सदस्य होंगे, दूसरे शब्दों में कह लीजिए जितने भी मंत्री होंगे, वे सभी के सभी भारतीय होंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि सभी के सभी अधिकार किसको दे दिए गए? भारतीयों को, और भारतीयों की स्वतंत्रता को समाप्त करने हेतु वायसराय का पद या अस्तित्व बनाए रखा गया। तो जो चर्चिल ने कहा था वेवेल से कि ये 2 उद्देश्य की पूर्ति कीजिए, तो ये 2 उद्देश्य की पूर्ति तो इससे हो रहा है। सारी शक्तियां भारतीयों को दे दी गई। किस लिए दी गई? इसलिए दी गई कि भारत के नेता जो है अब आजादी की मांग नहीं करें, क्योंकि मंत्री तो आप ही बन गए, अब देश को चलाइए, लेकिन आपको स्वतंत्र हम नहीं करेंगे।
वो किस रूप में? तो वायसराय ही सारा का नेतृत्व करेगा, यानी ब्रिटेन की सत्ता बनी रहेगी। तो इस तरीके से पहला प्रोविजन से ही जो है वो ये बात साबित हुई। दूसरा क्या था साहब कि प्रतिरक्षा के का दायित्व भारतीयों को नहीं दिया गया। ठीक है, भारतीयों को नहीं दिया गया, यानी जो देश की सुरक्षा का मामला था वो अंग्रेजों ने अपने पास रखा, यानी पुलिस और मिलिट्री। तो इस प्रकार से भारतीय कभी स्वतंत्रता की मांग भविष्य में नहीं कर सकते थे, अगर करेंगे तो उन्हें दबा दिया जाएगा। इसके बाद क्या है, इस पॉइंट को गौर से आप देखिए कि जिसमें ये बात साबित होती है कि जो सक्रिय समुदाय होता है सत्ता समझौता उन्हीं के साथ करती है। तो थर्ड प्रोविजंस में क्या हुआ कि कहा गया कि कार्यकारिणी जो बनेगा ना उसमें आधा सदस्य मुसलमान के होंगे और आधा सदस्य जो है सवर्ण हिंदू का होगा, सारे हिंदुओं के लिए नहीं, और सारे हिंदुओं और सिखों के लिए एक एक स्थान आरक्षित कर दिया गया। मान लिया जाए 10 है तो 10 में 4-4 सदस्य जो है वो मुसलमान के होंगे और 4 सदस्य स्वर्ण हिंदू के होंगे, और जो 2 बचा उसमें एक आदि मतलब पिछड़ी हुई हिंदू जाति का होगा और दूसरा जो है वो सिख का होगा। तो यहाँ पर यह बात साबित हो रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन चला कौन रहे थे, तो चलाने वाले अधिकांश लोग या तो स्वर्ण हिंदू थे या मुसलमान थे। इसीलिए उनको तुष्ट करने के लिए कि यही ना आंदोलन चला रहे हैं, अगर इनको सत्ता की बागडोर दे दी जाएगी तो फिर आंदोलन कौन चलाएगा? कोई नहीं चलाएगा। तो इस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन जो 1885 से चलाया जा रहा है वो अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। तो प्रावधानों के तहत देखिए किस तरह से लक्ष्य की पूर्ति की जा रही है। क्लियर? अब आगे आइए तो कहा गया कि ठीक है ब्रिटेन ने जो है वो हमेशा आदेश नहीं देगा, अब भारत के लिए एक संविधान बना लीजिए और उस संविधान के अनुसार जो है वो देश का संचालन, भारत का संचालन होगा। और स्पष्ट रूप से इसमें स्वीकार किया गया जिस तरीके से क्रिप्स मिशन में कि यह संविधान भारतीयों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनेगा, यानी अंग्रेज इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो वो प्रोविजन वेवेल योजना में भी दोहराया गया, लेकिन इसमें भी उसी प्रकार से कि युद्ध के बाद अभी युद्ध चल रहा है इसलिए अभी नहीं आपको यह अधिकार मिलेगा, युद्ध जब द्वितीय विश्व युद्ध घोषित रूप से समाप्त हो जाएगा तब जो है आपको यह अधिकार मिलेगा। और ये जो अंतिम प्रोविजन आप देख रहे हैं कि उच्चायुक्त की नियुक्ति, तो ये ब्रिटेन के अपने हित को पूर्ति के लिए एक बनाया गया नया पद था। ब्रिटेन शासन कर रहा था, लेकिन आपको पहले ही क्लास में, हम पूर्व के क्लास में बता चुके हैं कि ब्रिटेन शासक बनने के बावजूद भी जो ब्रिटेन का या कंपनी का आरंभिक उद्देश्य था व्यापार हित से लाभ प्राप्त करना, वो कभी भी उसके आंखों से धूमिल नहीं हुआ, ओझल नहीं हुआ। तो उसका वो व्यापारिक लाभ अभी भी बना रहे, इसके लिए एक अलग पद सृजित कर दिया गया, और वो पद क्या था? उच्चायुक्त का। यानी उच्चायुक्त ही ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार का नियंता बन गया। उसमें भारतीय मंत्री कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि ब्रिटेन ने अपने आर्थिक हित को इस अंतिम बेला में भी अक्षुण्ण और सुरक्षित बनाए रखने का प्रावधान इस वेवेल योजना के तहत कर लिया था। क्लियर? तो ये तो थे छात्रों वेवेल का प्रस्ताव। अब हम लोग देखेंगे कि उपर्युक्त योजना की स्वीकृति हेतु शिमला में भारतीय नेताओं का
एक सम्मेलन बुलाया गया। एक सम्मेलन बुलाया गया, ठीक है। अब देखिए क्यों बुलाया गया, तो वेवेल ने प्रस्ताव दे दिया था ना। अब जब तक इस प्रस्ताव को भारत के नेता या भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे दल इसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक ये योजना लागू नहीं होगी। तो इसलिए जरूरी था कि भारत के नेता जो है इसको स्वीकार करें। तो ये जो सम्मेलन शिमला में बुलाया गया, ये 25 जून 1945 से 25 जून 1945 से लेकर के 14 जुलाई 1945 तक, 14 जुलाई 1945 तक ये चला। ये शिमला सम्मेलन आयोजित हुआ। शिमला सम्मेलन आयोजित हुआ, ठीक है। प्रतिरक्षा का दायित्व भारतीयों को नहीं। हाँ, और इसमें 21 भारतीय नेताओं को आमंत्रित किया गया। और इसमें महत्वपूर्ण नेता जो नेता थे वो निम्न थे। 21 का नाम तो याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ नेता का नाम आपको याद रखना होगा। उसमें थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरा नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, और तीसरा नाम है अबुल कलाम आजाद। चौथा नाम है सरदार पटेल। अगले हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद है तारा सिंह इस्माइल खान। ठीक है, देखिए साहब, 21 नेताओं में जो महत्वपूर्ण नाम आप लोग को देखना है वो क्या, तो जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के थे, मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग से थे, अबुल कलाम आजाद ये अध्यक्षता कर रहे थे, यानी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व 21 में कौन कर रहा था? नेहरू नहीं, मौलाना आजाद। क्यों? क्योंकि 42 से लेकर 45 तक, सॉरी 42 नहीं, 40 से लेकर के 45 तक कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी।
ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो इतने लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, क्योंकि इस पीरियड में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ही नहीं, है ना। तो वेवेल योजना में जो नेतृत्व कर रहे थे, भी क्वेश्चन आता है, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं कर रहे थे। अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ना जवाहरलाल नेहरू मार दीजिए, ठीक है। वेवेल योजना में अध्यक्ष था। हाँ, अध्यक्षता मैंने सारे लोगों का जो 21 लीडरशिप किधर गया, 21 भारतीयों को जो भारतीय जनता पार्टी शामिल किया, इसका लीडरशिप कौन कर रहे थे? अबुल कलाम। क्लियर हो गया ये। उसके बाद सरदार पटेल, ये कांग्रेस के थे। खान अब्दुल गफ्फार खां जो थे, इनका अलग पार्टी था, खुदाई खिदमतगार, तो ये पश्चिमोत्तर भारत में था, तो इनको भी प्रतिनिधित्व दिया गया। और उसके बाद तारा सिंह जो थे वो सिख समुदाय से थे, और इस्माइल खां जो थे वो मुस्लिम लीग से थे, ठीक है। यहां पर एक नाम आता है गांधी जी, जो सवाल पूछे जाते हैं कि गांधी जी कहाँ थे। मोहम्मद अली जिन्ना से कहीं नाम है, ठीक है। गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी शिमला में ही थे, ठीक है, शिमला में ही थे, परंतु सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। बहुत बड़ा मुद्दा था ये, ठीक है। इसलिए गांधी जी इसको इग्नोर नहीं कर सकते थे कि हम इस योजना से अलग रहें, उस पर दृष्टि नहीं रखें। तो गांधी जी पूरे जितना 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक ये सम्मेलन चला, तो गांधी जी वहीं रहे और नेताओं से बाहर में होटल में जो है वो बातचीत करते रहे कि एक अच्छा समस्या का समाधान हो जाए, ठीक है। लेकिन जो परिणाम आया, या कह लीजिए विवाद जो उभरा, वो विवाद एक मुद्दे पर उभरा। वो क्या कि कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों का मनोनयन, ठीक है। तो इसमें दो विचार था। कितना विचार था? दो विचार था। एक विचार कांग्रेस का था और दूसरा विचार जो था वो लीग का था। कांग्रेस का था कि दोनों दल करें, दोनों दल मिलकर करें, और लीग का विचार था कि अकेले लीग मनोनयन करे। मतलब समझे कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि आधा मुसलमान और आधा हिंदू होगा, ठीक है। तो यहां पर विवाद ये उभर करके सामने आया कि कांग्रेस कहती थी कि ठीक है, हमको मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू का तो पूरा पूरा हम करेंगे ही, चूंकि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन हम धर्मनिरपेक्ष हैं, इसलिए मुसलमानों का भी हम ही करेंगे। हाँ, लीग का है तो वो मुसलमानों के कुछ नामों को दे, और इस ढंग से मुसलमान का जो नाम होगा वो लीग के तरफ से भी जाएगा और कांग्रेस की तरफ से भी जाएगा। जबकि लीग का कहना था कि नहीं, कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं के मनोनयन को करवाएगा और मुसलमानों का जितना सीट होगा वो सब मुस्लिम लीग करेगी। कांग्रेस इस पर तैयार नहीं थी, क्योंकि अगर कांग्रेस इस पर तैयार हो जाती तो लीग के इस साजिश का वो शिकार हो जाती
कि कांग्रेस केवल हिंदुओं की पार्टी है, जो वो चाहता था या कहता था। और कांग्रेस ये कहती थी कि हम सिर्फ हिंदुओं की पार्टी नहीं है, बल्कि भारत में जितने लोग रह रहे हैं उन सबों की पार्टी है। तो कांग्रेस ने कहा कि जो गलती लीग के साथ हम 1916 में कर चुके कि उसके पृथक निर्वाचन प्रणाली को हमने मान लिया, तो वैसी गलती अब पुनः नहीं करेंगे। और इस मुद्दे पर क्या हुआ कि समस्या का समाधान नहीं हुआ और परिणाम क्या हुआ, तो वेवेल योजना जो है वो असफल हुआ। परिणाम क्या हुआ कि वेवेल योजना असफल हुआ। अब देखिए यहां पर क्या है कि अगर तर्क के खातिर मान लीजिए कि ये हो जाता तो क्या होता। तो चर्चिल का जो मानसिकता थी वो पूरा हो जाता कि स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाता देश से, और भारत फिर पुनः जो है वो गुलाम रहता। उसकी यही न थी मंशा। लेकिन अंग्रेजों की मंशा ये पूरी नहीं हुई, और एक प्रकार से मानिए तो एक ऐसा काम हुआ जो आवश्यक बुराई के रूप में मानी जा सकती है। यानी चीज तो बुरी थी, लेकिन इस बुराई का एक लाभ ये था कि जो स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने का प्रयास वेवेल योजना के द्वारा किया गया था, उसकी इस सफलता के कारण अंग्रेजों का जो यह योजना था वह सफल था। तो हम समझते हैं कि वेवेल योजना को आप पूरी तरीके से समझने में सफल रहें। अगले क्लास में एक नए विषय के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।